नमस्कार साथियों, आज जेलो एग्ज़ाम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले साल का जो जेलो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम लेके आए हैं। तो यहाँ पर आइए हम शुरू करते हैं लास्ट ईयर का जेलो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कि इस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे और आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को समझना होगा और किस तरीके से आपका आंसर देना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, when the criminal procedure code 1973 received the assent of the president of India, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 जनवरी 1974 को स्वीकृति जो है वो प्राप्त हुई थी। जबकि सीआरपीसी जो है, जबकि देखिए सीआरपीसी जो है उसको लागू कब किया गया था। सीआरपीसी को एग्जीक्यूट किया गया था 1 अप्रैल 1974 को। इसे क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। इसमें कुल धाराएं 484 हैं। कुल धाराएं इसके अंतर्गत देखिए कितनी है, 484 है। और कुल अध्याय 37 है। अनुसूचियां इसमें 2 है। आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि सीआरपीसी जो है ये आपकी एक तो भूतलक्षी प्रभाव को बताती है, भूतलक्षी प्रभाव को बताती है। और इसे जो है वो बताया गया था कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के बाद में इसे बताया गया था कि ये क्या बताएगी, भूतलक्षी प्रभाव को बताती है। सीआरपीसी जो है वो सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे हम प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं। इसे विश्लेषणात्मक विधि भी कहा जाता है और इसे दांडिक विधि भी कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके से अपन देखते हैं कि जो सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी 1898 की जो सीआरपीसी है उसमें अमेंडमेंट होते गए और वर्तमान में 1973 में अमेंडमेंट हुआ। और हम लोग जो है यहाँ पर देखिए कि वर्तमान जो सीआरपीसी है वो 1973 की सीआरपीसी जो है वो अपन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 25 जनवरी 1974। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी कि टू सेपरेट जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना। अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ये जो होगा वो सिविल के मामलों को देखता है। ये क्या होगा, सिविल के मामलों को देखता है, जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, जिला कलेक्टर जो है वो कहते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, जिला कलेक्टर जो है वो हम कहते हैं। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो एसडीएम है वो भी किस में आएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो वो आते हैं। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों देखिए अलग अलग बॉडी है, क्योंकि देखिए जुडिशरी जो होती है यानी कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी भी मामले का क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है। उसमें क्या करेगा, किसी भी अपराधी को पनिशमेंट जो है वो सुना सकता है। तो पनिशमेंट सुनाने की पावर किसके पास होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में पनिशमेंट सुनाने की क्या होती है, पावर होती है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जो कॉग्निजेंस लेगा और यहाँ पर किसी भी मामले के अंदर क्या करेगा, प्रसंज्ञान जो है वो करेगा।
अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मैं बात करना चाहूँगा तो देखिए सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 133 और सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 144 की मैं बात करूँगा तो सीआरपीसी के सेक्शन 133 और 144 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो किसी भी प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस होता है तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो पावर होती है वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 133 और सेक्शन नंबर 144 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो है वो प्रदान की गई है कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए पब्लिक न्यूसेंस है, भीड़ को तितर बितर करना है, या फिर मान लीजिए प्लांट है या फिर और किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा कि लोक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए उनके पास में क्या है, पावर जो है वो यहाँ पे प्रदान की गई है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि हमारी जुडिशरी जो है वो एक अलग है और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो अलग है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकता है, यानी कि वो क्या करेगा, वो केवल और केवल मामले के अंदर एक्विटल कर सकता है, किसी भी मामले के अंदर कन्विक्ट कर सकता है, लेकिन पनिशमेंट देने का जो राइट है वो केवल और केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, टू सेपरेट द जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टिम में शामिल है। विक्टिम यानी कि जो विक्टिम है, पीड़ित है, उस पीड़ित में क्या क्या चीजें शामिल है। तो देखिए लिखा है हु हैज सफर्ड एनी लॉस, हिज और हर गार्जियन, हिज और हर लीगल हेयर्स, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि विक्टिम के अंतर्गत हम देखते हैं कि विक्टिम में क्या है, सभी जो है वो शामिल है। सीआरपीसी में सेक्शन 2AA के अंदर एक शब्द जोड़ा गया, यहाँ पर उसे नाम दिया गया था विक्टिम, जो है वो नाम दिया गया था। और देखिए जी विश्वेश्वरैया वर्सेस NC चौधरी, जो वाद है वो ये कहता है कि अपील करना जो है ये अपीलकर्ता का अधिकार है। अपील करना जो है वो किसका अधिकार है, अपीलकर्ता का अधिकार है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे अपील, तो अपील को हम लोग देखिए कहाँ पढ़ेंगे, अपील का जो सेक्शन है वो आपके सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 29 के अंतर्गत है, जहाँ पर हम देखते हैं सॉरी सेक्शन 372 से लेके 394 को हम देखते हैं। 372 से लेके 394 को हम देखते हैं, जो कि बताते हैं यहाँ पे अपील को बताते हैं। अब देखिए सीआरपीसी के अंदर यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट जो था, वो अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2008 का अमेंडमेंट है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2008 का अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन इसको कब लागू कर दिया गया, 31 दिसंबर 2009 को। 31 दिसंबर 2009 को जो है इसको क्या किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 374, सेक्शन नंबर 372 जो है, सेक्शन नंबर 372 सीआरपीसी का क्या बताएगा, सीआरपीसी का अपील को बताता है। ये जो सेक्शन है ये किसको बताएगा, अपील को बताएगा। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, विक्टिम की परिभाषा बताई गई है कि विक्टिम यहाँ पर कौन होगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 372 जो है वो क्या बताएगा, अपील को बताता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि राज्य सरकार या अपील या विक्टिम जो होता है, उन दोनों का ही काम होता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपील जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से विक्टिम के अंतर्गत कौन है, एक तो वो व्यक्ति जो कि उसने कोई नुकसान उठाया है, उसका गार्जियन, या फिर कोई भी लीगल हेयर जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है वो भी लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत विक्टिम के अधिकारों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज। अब इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है टू कलेक्ट द एविडेंस, यानी कि एविडेंस जो है वो कलेक्ट करना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है,
इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, ट्रायल। ये तीनों ही स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर क्या होता है, एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देगा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि सीआरपीसी के अंदर ये प्रोविज़न है कि जो मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस को ऑर्डर देगा 190 में, सीआरपीसी 190 में किसी भी मामले की कॉग्निजेंस लेगा, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, राइट। अब देखिए सीआरपीसी में पुलिस के पावर दी गई है। सेक्शन 41 में पुलिस के पास में पावर है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ जी, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए स्पेशल पब्लिक। देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है या फिर डेप्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में, जिसे अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जो है वो हो, उसको तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, एसपीपी यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उसके अलावा देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो है वो पीपी बनेगा। उसके अलावा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो कि अधिवक्ता के रूप में जिसे विधि व्यवसाय का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को जो है हम यहाँ पर कहते हैं सेक्शन 24(8) के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्या बनेगा, वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अप टू हाउ मच पीरियड ए पर्सन अरेस्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर मे बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी। किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में पुलिस ऑफिसर कितने समय तक रख सकता है। सही आंसर होगा 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर्स तक रख सकता है। देखिए हर्बेस कॉर्प्स जो है वो बताती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी अपराधी को जो है 24 आवर्स तक जो है वो अरेस्ट करेगा, उसके बाद में उसको संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करेगा, और वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे जो है पीसी या जेसी जहाँ भी भेजना है उसको उस तरीके से देगा। अब देखिए यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कोई भी पुलिस कोई भी जो है मजिस्ट्रेट जो होगा वो क्या करेगा, मामले का क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को जो अक्यूज्ड है उसको क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक अपन देखते हैं पीसी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी, पीसी का मीनिंग होता है पुलिस कस्टडी। तो पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को 15 दिन तक जो है वो क्या कर सकती है, पुलिस कस्टडी में रख सकती है। उसके बाद में पुलिस क्या करेगी, उस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे कहाँ भेजा जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से भेजा जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा अपराध जो कि 10 साल या अधिक की सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल या अधिक सजा का अपराध है, तो उस कंडीशन में जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन के लिए भेजा जा सकता है। यानी कि पुलिस क्या करेगी, 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश करेगी। यदि पुलिस जो है ऐसे अपराध में 90 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट, 90 दिन तक जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको बेल मिल जाएगी, यानी कि वो बेल पे रिहा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई कुछ अपराध ऐसे हैं जो कि 10 साल से कम के हैं, 10 साल से कम के जो अपराध होते हैं, तो उस कंडीशन में 10 साल से कम के जो अपराध होंगे उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को 60 दिन की जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाएगा। यानी कि पुलिस को 60 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करना होगा, और इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट जो है वो क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को पेश करेगी। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 15 दिन, 90 दिन और 60 दिन।
अब ये जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे दिए गए हैं, ये प्रोविज़न दिए गए हैं सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 167 में दिए गए हैं। 15 दिन के, 60 दिन के और 90 दिन के प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 167 के अंतर्गत दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 167 को आपको पढ़ना होगा किसके साथ में, सीआरपीसी सेक्शन 57 के साथ में पढ़ना होगा। सीआरपीसी सेक्शन 57 के साथ में सीआरपीसी सेक्शन 167 को आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने अवधि है, 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन का टाइम पीरियड जो वो दिया गया है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर ये समझते हैं कि पुलिस के पास में क्या होती है, पावर होती है। पुलिस के पास में क्या होती है, पावर होती है। तो देखिए पुलिस जो है उसके पास से पावर कहाँ कहाँ दी गई है, सेक्शन 40, यहाँ पर देखिए पुलिस के पास में जो पावर है वो कहाँ कहाँ दी गई है, उसको अपन देखते हैं। पुलिस के पास पावर दी गई है सेक्शन नंबर 61 से लेके 90, सेक्शन 61 से लेके 90 के अंतर्गत पुलिस के पास से पावर है कि पुलिस क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को जिसके पास में अगर किसी भी अपराध की जानकारी हो तो उसे क्या करेगी, पुलिस थाने में बुला सकती है, पुलिस स्टेशन में बुला सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुलाने की शक्ति, यहाँ पर ये किसके पास है, सेक्शन 61 से 90 के अंदर है। सेक्शन नंबर 91 से लेके सेक्शन 105 ये बात करता है प्रोड्यूस या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इन दी पुलिस स्टेशन। यानी कि यदि पुलिस को लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास में कोई भी मुख्य जो है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो है एविडेंस है, कोई भी वस्तु है जिसे जो कि किसी भी केस के बारे में आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि वो जो है सेक्शन 91 से लेके 105 में कि वो जो है कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करे, वो जो है पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत करे। देखिए नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 154 से लेके 176, ये बात करता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। ये जो है किसकी बात करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो है बात करता है। सेक्शन नंबर 160 के अंतर्गत देखिए बोला गया है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को थाने में बुला सकती है अगर किसी भी व्यक्ति के पास में किसी अपराध के बारे में कोई भी जानकारी है, तो पुलिस जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुला सकती है सेक्शन 160 में। लेकिन सेक्शन 160 का सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि पुलिस जो है कुछ व्यक्तियों को नहीं बुला सकती है। कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल या उससे कम है उसको नहीं बुला सकती, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 65 साल या 65 ईयर से अधिक है उसको नहीं बुला सकती है, विवक्षित कोई व्यक्ति है, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है या कमजोर व्यक्ति है तो उसको पुलिस जो है वो नहीं बुला सकती। तो सेक्शन नंबर 160 के अंतर्गत 160 के 2 में इस बात को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि पुलिस जो है वो किस किस तरीके से बुलाती है। तो देखिए सेक्शन नंबर 61 जो है वो कहता है कि पुलिस क्या करेगी, सम्मन के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को बुलाएगी। पुलिस क्या करेगी, सम्मन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बुलाएगी। सेक्शन नंबर 41A जो है, सेक्शन नंबर 41A, सेक्शन नंबर 160 और सेक्शन नंबर 204 ये बात करता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को नोटिस के द्वारा बुलाती है। सेक्शन 41A, सेक्शन 160, सेक्शन 204 ये बताता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को क्या करेगी, नोटिस के द्वारा बुलाएगी, पुलिस नोटिस देगी। जबकि सेक्शन 61 जो है उसमें क्या करेगी, पुलिस जो है सम्मन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बुलाती है। देखिए सेक्शन नंबर 41 जो है और सेक्शन नंबर 91 ये पुलिस को पावर प्रदान करता है कि पुलिस एम्पावर्ड है कि पुलिस क्या करेगी, किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को जो है क्या करेगी, पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन नंबर 41 सीआरपीसी का ये कहता है कि यदि मान लीजिए संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उस कंडीशन में पुलिस क्या करेगी, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के डायरेक्ट जो है बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। सीआरपीसी सेक्शन नंबर 41 के अंदर ये प्रोविजन जो है वो दिया गया है। अब देखिए सीआरपीसी सेक्शन 41 और सीआरपीसी सेक्शन 91 जो है पुलिस को एम्पावर्ड करता है कि यहाँ पर पुलिस जो है किसी भी मामले में जिसमें वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई भी आपराधिक मैटर है,
तो उसमें साक्ष्य को जुटाने के लिए, एविडेंसेस को जुटाने के लिए वो कार्यवाही कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 24D। अगला क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में डिक्लेयर एनी एरियाज एज ए मेट्रोपॉलिटन एरियाज फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द पॉपुलेशन ऑफ विच शैल बी मोर देन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से शहर है, देखिए ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 8 में, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत अपन लोग पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर वर्तमान में राजस्थान के जयपुर और जोधपुर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो बताया गया है। तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 10 लाख होगा। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 8 जो है वो बताएगा मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट। हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो क्या होगा। तो देखिए न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा, यानी कि जब हम बात करते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, तो देखिए न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका अपॉइंटमेंट हमेशा हाई कोर्ट करता है। इस बात को समझिएगा कि इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जो है, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जो है इसका अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी कि राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी, इसका अपॉइंटमेंट करेगी। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा हुआ होता है उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हमेशा हाई कोर्ट जो है वो करती है। अब हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि भाई सीआरपीसी सेक्शन 484 के अंदर इनहेरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट को दी गई है कि हाई कोर्ट जो है सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी जजमेंट में, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, उसमें सेक्शन 484 के अंतर्गत जाके कार्रवाई जो है वो कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 154 जो एफआईआर का सेक्शन है, जिसके अंतर्गत ये जो है अगर एक बार एफआईआर दे दी तो इस एफआईआर को जो है खारिज नहीं किया जा सकता, उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 484 के अंदर हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो एफआईआर को जो है कैंसिल कर सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिटीशन, यानी कि पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, याचिका फाइल करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और हाई कोर्ट को लगता है कि एफआईआर को कैंसिल कर देना चाहिए तो एफआईआर को वो क्या करेगा, कैंसिल जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा जितने भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जितने भी ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में क्या होते हैं, जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसके अंडर में आएंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि किसके अंतर्गत जो इसको क्या किया गया है, इस्टेब्लिश्ड किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 25A, यानी कि यहाँ पर देखिए कि आपराधिक प्रक्रिया में जो अभियोजन जो है, अभियोजन निर्देशालय, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है उसको कहाँ बताया गया है, सेक्शन नंबर 25A के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन नंबर 25A जो है वो यहाँ पर ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होंगे उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर देखिए सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 133 और सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 144 की हम बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसकी क्या है, एम्पावर्ड जो है उसको क्या किया गया है, शक्ति जो है वो प्रदान की गई है कि यहाँ पर वो क्या है, एम्पावर्ड है। अब देखिए कि जो सीजी, यहाँ पर देखिए कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, तो वो यहाँ पर किस में आएंगे, सेक्शन नंबर 25A के अंतर्गत जो अपन इसको इसमें देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट ए पर्सन व्हेन, एक प्राइवेट पर्सन जो है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कब कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कमिटिंग ए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस।
अगर मान लीजिए उसकी उपस्थिति में कोई भी जमानतीय या फिर कोई भी संज्ञेय या गैर जमानती अपराध किया जाता है तो एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट जो है वो क्या है किसी को अरेस्ट कर सकता है, और प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है कि कोई भी मामला संज्ञेय उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट जो है वो कर सकता है। सेक्शन नंबर 41 में अपन देखते हैं कि पुलिस जो है वो क्या करेगी, बिना वारंट के जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। पुलिस जो है बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को क्या करेगी, अरेस्ट कर सकती है। एक हम लोगों को ये समझना होगा कि सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 259 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दिया गया है कि सारे के सारे जो संबंध मामले होते हैं उन संबंध मामलों को वारंट मामलों में बदला जा सकता है, लेकिन वारंट मामले जो होंगे वो कभी भी संबंध मामलों में नहीं बदले जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि कोई भी प्राइवेट पर्सन जो होगा, अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 41, 42, 43 और 44 जो है ये यहाँ पर पुलिस के पावर दी गई है। और यहाँ पर जो अरेस्ट के सेक्शन है कि किस तरीके से जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा 41 से लेके 44 तक जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। 42 सेक्शन जो है वो सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति से उसका नाम पता पूछती है, असंज्ञेय अपराध होने की कंडीशन में अगर पुलिस को केवल संदेह है तो पुलिस किसी भी व्यक्ति का नाम पता पूछती है, तो सीआरपीसी सेक्शन 42 कहता है कि उसे अपना नाम पता सही बताना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति अपना नाम और पता गलत बताता है, अपनी आईडी गलत बताता है पुलिस को, तो पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन ऑफेंसेस इज प्रोवाइड अंडर। अब देखिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी भी अपराध के बारे में जो है क्या पावर दी गई है कि सर्टेन ऑफेंस में यानी कि कतिपय अपराधों के बारे में सूचना देने के लिए जनता का कर्तव्य कहाँ है। तो देखो जनता का कर्तव्य सेक्शन नंबर 39 के अंतर्गत जो है वो जो है जनता के कर्तव्यों को बताया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा सेक्शन 37, 38, 39 के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जनता को क्या बताया गया है, जनता के कर्तव्यों की बात की गई है कि यहाँ पर पब्लिक को ड्यूटी इम्पोज की जाती है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरीके से ड्यूटी इम्पोज किसको की गई है, सेक्शन 39 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन नंबर 54 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड। तो देखिए सेक्शन नंबर 54 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो क्या प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर दिया गया एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो देखिए क्या होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर कि किसी भी जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवाया जाएगा और पुलिस क्या करेगी, उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 54 की बात करते हैं तो देखिए सेक्शन नंबर 54 जो है सेक्शन नंबर 54 हमारा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवाया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सेक्शन नंबर 53A जो है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी रेप अक्यूज्ड है, अगर कोई भी रेप अक्यूज्ड है तो ऐसे व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवाया जाएगा। और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का मुख्य उद्देश्य होता है एविडेंस को कलेक्ट करना। तो यहाँ पर देखिएगा वीडी के नमूने, सीरम यानी कि वीडी के नमूने लिए जाएंगे, और भी चीज़ों के नमूने लिए जा सकते हैं। तो रेप अक्यूज्ड का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रेप अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीआरपीसी के सेक्शन 53A के अंतर्गत अपन देखते हैं। उसके अलावा देखिए सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 164, सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 164 हमारा ये कहता है कि अगर मान लीजिए सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 164 ये कहता है कि अगर कोई भी रेप विक्टिम है, अगर मान लीजिए रेप विक्टिम है तो रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा या तो पुलिस या विक्टिम या उसके गार्जियन उनकी सहमति से जो है वो क्या होगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा।
और यहाँ पर देखिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो किसी सर्टिफाइड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होगा, यानी कि ऐसा मेडिकल ऑफिसर जो प्रैक्टिशनर है, जिसके पास जो रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा करवाया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। सेक्शन नंबर 164 के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन नंबर 53 जो है वो हमारा ये कहता है कि पुलिस की रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 53 जो है वो कहता है कि पुलिस की रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। 53A कहता है कि रेप जो अक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 164 ये कहता है कि जो भी रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा। और सेक्शन नंबर 53 कहता है कि पुलिस की रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो ये जो कुछ सेक्शन है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एवरी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए रिपोर्ट टू अरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर पुलिस इंचार्ज जो होगा, जो एवरी पुलिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन जो है उसको क्या हो जाएगा, उसको रिक्वायर्ड होगा एक रिपोर्ट पेश करना। तो रिपोर्ट किसको दी जाएगी, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए, अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दिए तब तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो किसको दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। और यहाँ पर ये समझिएगा कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर कौन होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर होगा आपका कलेक्टर, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर कौन होगा, आपका कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर जो है उसको क्या दी जाएगी, रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। सेक्शन नंबर 41 पुलिस को एम्पावर्ड करता है कि पुलिस जो है बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर क्रिमिनल Amendment Act 2013 for which type of witnesses police officer is bound to require their attendance at here residence only। तो देखिए यहाँ पर जो है उनकी अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे किन किन को नहीं बुलाया जा सकता, तो मैंने बता दिया पहले ही कि ऑल ऑफ द अबव की इन सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। 15 वर्ष से कम आयु का, 65 से अधिक होना चाहिए, महिला होनी चाहिए, मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन होना चाहिए। पुलिस जो है उसको इन लोगों को नहीं बुला सकती है। याद करें कौन सा है, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 160, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 160 का सब क्लॉज नंबर 2 है जो कि इस बात को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू इशू ए सर्च वारंट फॉर सर्च ए पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो रॉन्गफुली कन्फाइंड है तो उसको सर्च करने का जो अधिकार है वो किसके पास में होगा। तो देखिए गलत तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के पास में जो है वो पावर होती है। तो यहाँ पर सभी के पास में क्या होगी, पावर होगी, सभी जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 195 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट इंक्लूड्स, यानी कि अंडर सेक्शन 195 के अंतर्गत अगर हम देखें तो कोर्ट किसको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर सिविल कोर्ट भी है, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन देखें तो सेक्शन नंबर 195 ए के ए और बी जो क्लॉज है उसके अंतर्गत जो है इस बात को बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ए और बी जो है किसकी बात करता है, कोर्ट जो है उसकी बात करता है। ये किसकी बात करेगा, देखिए कोर्ट की बात करेगा। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि सेक्शन नंबर 340 से लेके 352 तक के अंतर्गत जो है इसके प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 340 से लेके 352 के अंतर्गत ये प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट से मतलब क्या है, यहाँ पर कोर्ट से मतलब होता है कि सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट तीनों ही जो है यहाँ पे बताता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए कोई अपराध किया है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की जो है डेफिनेशन है उसको बताया गया है। तो सेक्शन 340 जो है उसमें वही प्रावधान है जो कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 195 के 1 के सब क्लॉज ए और बी में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास आर अपॉइंटेड बाय। तो देखिए फर्स्ट क्लास जुडिशियल जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उसके हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास से पावर है कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको अपॉइंट करेगा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार जो होती है वो यहाँ पर क्या करेगी, जो न्यायालय है उसको जो है वो अपॉइंट करती है। यानी कि जो फर्स्ट क्लास जो न्यायालय है उसको जो अपॉइंट करने का काम किसका होगा, वो जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है उसको अपॉइंट करने का काम किसका होता है, हाई कोर्ट का होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर द अक्यूज्ड ऑन हिज कन्विक्शन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू कीप पीस एंड गुड बिहेवियर। तो देखिए यहाँ पर जो पावर दी गई है वो पावर दी गई है सेशन जज को या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको पावर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो पावर दी गई है वो पावर दी गई है किसको, या तो सेशन जज को पावर दी गई है या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो वो पावर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो सेक्शन नंबर 106 है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं सिक्योरिटी की जो है वो बात की जाती है, जबकि अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 107, सेक्शन 108, सेक्शन 109 एंड सेक्शन 1110। इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं प्रतिभू की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, श्योरिटी जो है उसकी बात जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर देखिए बात तो की जाएगी किसकी, श्योरिटी की बात की जाएगी। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सेक्शन नंबर 107 से लेके, तो देखिए सेक्शन नंबर 107, 108, 109, 110, इसके अंदर अपन जो बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या मानी जाएगी, प्रतिभू जो है वो मानी जाएगी। अब यहाँ पर ये जो पावर है वो किसके पास में होती है, ये जो पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में क्या है, पावर होती है। ये पावर किसके पास में होगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में क्या होती है, पावर होती है। तो यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्शन 107 के अंतर्गत जो अपन बात करते हैं, और ये जो बात करते हैं अपन श्योरिटी की बात कर, सिक्योरिटी की बात करते हैं, प्रतिभूति की बात करते हैं, तो प्रतिभूति किसको दी जाएगी, प्रतिभूति जो होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो उसको दी जाएगी। प्रतिभूति जो है वो किसको दी जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। सेक्शन नंबर 106 और सेक्शन नंबर 110 के अंतर्गत जो है 3 इयर्स का इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है। यदि प्रतिभूति देने के अंतर्गत फेल हो जाते हैं, अगर प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 साल की जो है जेल, 3 साल का इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन इसके अंतर्गत सीआरपीसी में दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी फॉर कीपिंग ए पीस ऑन कन्विक्शन कैन बी ऑर्डर्ड। तो देखिए इसका सही आंसर कितना होगा, 3 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें चलना होगा सेक्शन नंबर 106 में और सेक्शन नंबर 110 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला जाता है विद और विदाउट सिक्योरिटी, यहाँ पर बोला जाता है विद और विदाउट सिक्योरिटी, जबकि यहाँ पर बोला जाएगा केवल विद सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर बोला जाता है विद सिक्योरिटी बोला जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि सेक्शन नंबर 110 के अंतर्गत क्या होता है कि जो सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, यानी कि यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रतिभूति की बात जो करते हैं, तो सेक्शन नंबर 110 के अंतर्गत क्या होगा, प्रतिभू के साथ में होगा, यानी कि यहाँ पे श्योरिटी होगी, जबकि यहाँ पे 110 के अंतर्गत क्या होगा, विद और विदाउट श्योरिटी होगी। अगर यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो कितने ईयर का इम्प्रीजमेंट है, 3 साल का इम्प्रीजमेंट है, 3 साल की सजा का प्रावधान है दोनों के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 106 और सेक्शन नंबर 110। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों के अंतर्गत क्या होती है, सिक्योरिटी जो है वो किसके लिए प्रावधान कितना है, 3 ईयर का प्रावधान है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ईयर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही एसडीएम कहा जाता है और इसी को ही अपन लोग क्या कहते हैं, तहसीलदार। और इसमें और कौन कौन आते हैं, इसके अंदर एसडीएम आते हैं और इसमें कौन कौन आएंगे, तहसीलदार जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 129 से लेके सेक्शन नंबर 148 के अंतर्गत जो है एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या क्या पावर जो है वो दी गई है।
सेक्शन नंबर 133, सेक्शन नंबर 133 जो है वो कहता है कंडीशनल ऑर्डर टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कि अगर न्यूसेंस होता है तो न्यूसेंस के मामलों को हटाने के लिए यहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास कर सकता है सेक्शन नंबर 133 के अंतर्गत। लेकिन अगर अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 144 की बात अपन करते हैं, तो सेक्शन नंबर 144 जो है सीआरपीसी का ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर होगी कि वो किसी भी प्रकार के न्यूसेंस को हटाने के ऑर्डर दे सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मान लीजिए पब्लिक न्यूसेंस होता है, लैंड वाटर संबंधी कोई भी मामला होता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेगा, ऑर्डर जो है वो दे सकता है। उसके अलावा देखिए अनलॉफुल असेंबली, यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसको हटाने के लिए, तितर बितर करने के आदेश जो है वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए। पहला ऑप्शन है कंडीशनल ऑर्डर टू रिमूव न्यूसेंस। तो न्यूसेंस को हटाने के जो कंडीशनल ऑर्डर होते हैं वो आपके सेक्शन नंबर 133 में बिल्कुल ठीक है। अगला है प्रोसीजर वेयर न्यूसेंस ऑफ पब्लिक राइट इज रिफ्यूज, सेक्शन 137, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट्स टू यूज ऑफ द लैंड एंड वाटर, सेक्शन नंबर 147 बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगला जो है वो आपको दिया गया है यहाँ पर ऑर्डर इन केस ऑफ न्यूसेंस और केस ऑफ द अप्रीहेंडेड डेंजर। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा वो करेक्ट मैच नहीं है। तो क्वेश्चन को आप जरूर अच्छी तरीके से समझिएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ए करेक्ट मैच, यानी कि यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपन जब जाएंगे तो यहाँ पर ये बात करता है सेक्शन नंबर 144 और 144 का जो ए है उसके अंतर्गत इसकी बात की जाती है। और यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर आएगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे पार्ट सी के अंतर्गत जो है वो उसको पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑर्डर इन केस ऑफ द न्यूसेंस और द केस ऑफ द अप्रीहेंडेड डेंजर। नेक्स्ट है as per section 122 of the criminal procedure code, which what is the maximum period for which any person can be imprisoned for failure to the give security। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 ईयर। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 106 और सेक्शन नंबर 110 इनको आपको इंटरलिंक किससे करना पड़ेगा, इसको आपको लिंक करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 122 से जो है वो लिंक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 106 और 1110 जो है दोनों के अंतर्गत जो बात की गई है, दोनों में क्या होता है कि सिक्योरिटी जो है 3 ईयर की होती है और सिक्योरिटी देने में अगर फेल हो जाते हैं तो 3 साल तक का इम्प्रिजमेंट का प्रावधान जो है वो आपको दिया, 3 साल के इम्प्रिजमेंट का प्रावधान जो इसके अंतर्गत जो है वो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 106 की बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर 106 के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उसकी पावर की बात की जाती है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 117 की बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन आएगा, यहाँ पर आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो उसकी पावर की बात की गई है। सेक्शन नंबर 117 जो है वो किसकी बात करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर देखिए कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह सकते हैं इसको, या फिर यहाँ पर क्या कहा गया है जुडिशियल कोर्ट जो है वो भी कहा गया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है वो भी इसको यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 117 जो है वो किसकी बात करेगा, एग्जीक्यूटिव कोर्ट की बात करेगा। सेक्शन नंबर 106 जो है वो किसकी बात करेगा, जुडिशियल कोर्ट की बात करेगा। तो जुडिशियल कोर्ट का मतलब है यहाँ पर अगर सिक्योरिटी देने में फेल हो जाता है तो यहाँ पर 3 ईयर का इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है सेक्शन नंबर 106 और सेक्शन नंबर 110 को हम इंटरलिंक करेंगे किसके साथ में, सेक्शन नंबर 122 के साथ में इंटरलिंक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझनी होगी कि अगर मान लीजिए सेक्शन नंबर 122 की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 122 में अगर मान लीजिए 1 साल से अधिक की सजा का मामला है, अगर कोई भी ऐसा कोई केस है जिसके अंतर्गत 1 साल से अधिक की सजा का मामला होगा तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास से भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर हमारा आंसर होगा। चलिए अगला है ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी एंड कन्विक्टेड द इंजर्ड पर्सन आफ्टरवर्ड डाइज। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, उसके ऊपर कोई गंभीर चोट पहुंचने का मुकदमा लगाया गया है और दोषी ठहराया जाता है, तो घायल व्यक्ति की बाद में मृत्यु होती है। तो देखिए वो जो है कहाँ पर जाए उसकी ट्राई होगी,
A may be tried again for the culpable homicide. A may be tried again for the culpable homicide with the consent of the state government. A cannot be tried again. A may be tried again for culpable homicide with the consent of the High Court. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मे बी ट्राइड अगेन फॉर कल्पेबल होमिसाइड। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसको, सेक्शन नंबर 300 को। सेक्शन नंबर 300 जो वो किसकी बात करता है, कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। तो कल्पेबल होमिसाइड जो है सेक्शन नंबर 300 जो है उसके अंतर्गत जो है ये बात की गई है कि यहाँ पर क्या होगा, ए जो है उसकी ट्राइड किसकी किस में होगी, वो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत जो है वो आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए जो है ए ट्रेवल्स बाय ए ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ए जो है दिल्ली से मुंबई जो है ट्रेन में सफर करता है। इन द नाइट हिज सूटकेस वाज स्टोलन। The fact was revealed upon reaching Mumbai. B caught with the stolen suitcase at Jaipur, where B may be tried for the offense of thereof. तो यहाँ पर देखिए B जो है उसकी ट्रायल कहाँ पर होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है एनी ऑफ द अफोरसेड, यानी कि यहाँ पर देखो तीन जगह आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो दिल्ली की बात की गई है, दूसरा बात की गई है किसकी, मुंबई की, और थर्ड नंबर की किसकी बात की गई है, जयपुर की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए उसकी ट्रायल जो है वो कहाँ पर हो जाएगी, ट्रायल उसकी किसी भी जगह पर जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 177 से लेके सेक्शन नंबर 189 की हम लोग बात करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उसकी ट्रायल जो होगी वो किसी भी जगह पर हो जाएगी, किसी भी जगह पे क्या होगी, उसकी ट्रायल होगी। हाँ जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन एनी केस सबमिटेड सेक्शन 136 द हाई कोर्ट में। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहता है हमारा कि अगर सेक्शन 136 धारा 366 जो है उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जो वो क्या कर सकता है, कंफर्म द सेंटेंस, सेंटेंस को कंफर्म कर सकता है, पास द ऑर्डर, ऑर्डर पास कर सकता है, एक्विट द अक्यूज्ड, किसी भी अक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए हाई कोर्ट जो है उसको सेक्शन नंबर 482 के अंदर जो है वो एक एडिशनल पावर जो है वो दी गई है, इनहेरेंट पावर जो है वो दी गई है कि हाई कोर्ट जो है सेशन कोर्ट के किसी भी ऑर्डर, किसी भी जजमेंट जो होता है उसकी जो है उसके ऊपर जो है जजमेंट कर सकता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 28 की बात करें, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 28 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए सेशन कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस सुनाया, अगर सेशन कोर्ट ने क्या किया, डेथ सेंटेंस सुनाया, तो उसकी कंफर्मेशन जो है वो कहाँ पर होगी, उसकी कंफर्मेशन जो है वो होगी हाई कोर्ट में होगी। और हाई कोर्ट क्या करेगा, उस डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन जो है वो करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम ये कहते हैं कि सेक्शन नंबर 366 यानी कि 366 के अंतर्गत जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी केस जो होता है उस केस को क्या किया जाता है, केस को भेजा जाता है, केस को क्या किया जाता है, ट्रांसफर जो है वो किया जाता है। सेक्शन नंबर 366 के अंतर्गत केस को भेजा जाता है। सेक्शन नंबर 367 इसके अंतर्गत क्या होती है, किसी भी केस की ट्रायल होती है, किसी भी केस की क्या होती है, ट्रायल होती है। और सेक्शन नंबर 368 के अंतर्गत अपन देखते हैं कि क्या किया जाएगा, ऑर्डर जो है वो किया जाता है। सेक्शन नंबर 368 के अंतर्गत क्या होता है, देखिए ऑर्डर जो है वो किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज अप्लाइड when the officer in charge of the police station receives a information that a person has committed suicide। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 174 हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि सेक्शन जब भी कोई मामला होता है सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो वो क्या करेगा, मामले की कॉग्निजेंस जो है वो लेता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मामले की कॉग्निजेंस लेगा। सेक्शन 154 में हमने पढ़ा था पुलिस एफआईआर करती है, एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है। अब अगर मान लीजिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, पुलिस को कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं मिलता। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस को कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, तो सेक्शन नंबर 169 के अंतर्गत एक प्रावधान है जिसको अपन बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत अपन क्या देखते हैं कि क्या होती है, क्लोजर रिपोर्ट जो है वो होती है।
यानी कि अगर मान लीजिए प्रावधान नहीं मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोजर रिपोर्ट जो है वो क्या करेगी, पुलिस जो है वो कोर्ट में सबमिट करेगी। इसका मतलब है कि कोई भी एविडेंस जो है यहाँ पर पुलिस को नहीं मिला। सेक्शन नंबर 169 के अंतर्गत क्या होता है कि पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो क्लोजर रिपोर्ट क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को पेश करेगी। सेक्शन नंबर 169 में मजिस्ट्रेट जो है उस क्लोजर रिपोर्ट को जो है उस पर कॉग्निजेंस लेगा। अगर उससे मजिस्ट्रेट को लगता है कि वास्तव में मामला बनता है तो पुलिस को दोबारा री इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर पेश किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 170 सेक्शन नंबर 170 ऑफ द सीआरपीसी ये कहता है कि यदि मान लीजिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी एविडेंस मिलता है तो पुलिस क्या करेगी, तत्काल जो है उसे उसकी रिपोर्ट किसको देगी, मजिस्ट्रेट को जो है वो देती है। सेक्शन नंबर 173 सेक्शन नंबर 173 जो है वो कहता है, चार्जशीट या चालान की बात करता है कि अगर मान लीजिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी जो है एविडेंस मिलता है और पुलिस को लगता है कि यहाँ पर मामला वाकई में बनता है, संज्ञेय मामला है, तो यहाँ पर पुलिस क्या करेगी, चालान पेश करेगी, यानी कि चार्जशीट जो है वो पेश करेगी सेक्शन नंबर 173 में। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस को लगता है कि यहाँ पर मामला नहीं बनता और कोई भी एविडेंस नहीं है किसी भी केस में, तो पुलिस क्या करेगी, एफआर यानी कि केस को अपनी फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो कोर्ट में सबमिट कर देती है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 174 के अंदर आती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट आती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी इस प्रकार के जो डेथ संबंधी मामले होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होती है कि किसी भी तरीके से अननेचुरल डेथ हो जाती है, अननेचुरल केस होती है, अप्राकृतिक मामले होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होती है, अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या करेगा, उसके पास में इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी, सेक्शन नंबर 174 में भेजी जाएगी और यहाँ पर वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा और यहाँ पर क्या करेगा कि जो मृत्यु समीक्षा होती है, मृत्यु समीक्षा के ऊपर वो कार्रवाई करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखिए जब भी मान लीजिए अननेचुरल डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, पंचनामा होगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होगी। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होती है किसी भी मामले के अंतर्गत मौलिक साक्ष्य जो है वो नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर जो 5 लोग जो होते हैं जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है, जिन्हें जिस पर पंचनामा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस केवल केवल क्या करेगी, एविडेंस जो है वो कलेक्ट करेगी, लेकिन ये प्राइमरी एविडेंस जो है वो नहीं होते, यानी कि मौलिक साक्ष्य जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 174, हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 174 जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात करता है जिसके कॉग्निजेंस किसके पास में हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर ए मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास passes a sentence of fine or not exceeding 100 rupees the appeal। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बात करते हैं कि अपील जो होगी वो कहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज द अपील लाइज। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो अपील होगी वो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर लिखा हुआ है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, आइदर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, तो देयर शैल बी नो अपील। तो इस मामले की क्या होगी कि कोई भी अपील जो है वो नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा आंसर है कि इसकी कोई भी अपील नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजो दैट इंफॉर्मेशन बाय वुमेन अगेंस्ट whom an offense under section 376 of the IPC 376 of IPC आप जानते हैं रेप विक्टिम संबंधी मामले होते हैं, have been committed such information shall be recorded by a woman police officer has been registered through। तो देखिए सीआरपीसी के अंतर्गत जो 2008 और 2010 के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे और उसके अलावा वो अमेंडमेंट जो है 2018 के अंतर्गत जो एप्लीकेबल हुए और 2018 के अंतर्गत क्या होती है कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि 2018 में जो रेप विक्टिम संबंधी मामले होते हैं उसकी सजा को जो बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ए कमिट रॉबरी ऑन द बी इन डूइंग सो वॉलंटरी कॉस्ट। ए जो है वो क्या करता है, रॉबरी कमिट करता है बी के ऊपर इन डूइंग सो वॉलंटरी, और यहाँ पर देखिए कि वॉलंटरी कॉज हर्ट टू हिम, और उसको जो है जानबूझ के हर्ट करता है, वेयर ए मे बी सेपरेटली चार्ज अंडर सेक्शन 323, 392 एंड 394 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यस इसमें हम लोग करेंगे। यानी कि इसमें देखिए कि यहाँ पर कि सेक्शन नंबर 218, यानी कि अगर अपन बात करें सेक्शन नंबर 218 की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 218 यहाँ पर किसकी बात करता है कि यहाँ पर देखिए बात करता है कि अगर वॉलंटरी हर्ट होगा तो सेपरेट चार्ज जो है वो लगाए जाएंगे। सेपरेट चार्ज जो होते हैं
वो यहाँ पर देखिए लगाए जाते हैं। तो सेपरेट चार्ज की अपन बात करते हैं, तो देखिए सेपरेट चार्ज का मतलब होता है कि सेपरेट ट्रायल भी होगी, सेपरेट अक्यूज्ड होगा। तो अगर सेपरेट अक्यूज्ड है तो उन्होंने सेपरेट ऑफेंस किए तो उनके ऊपर चार्ज भी अलग अलग लगेंगे, उनकी ट्रायल जो है वो भी अलग अलग होगी और उन पे कन्विक्शन जो वो भी क्या होगा, वो अलग अलग होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा यस। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 166 ए ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुम सर्च इज मेड आउट ऑफ इंडिया द क्रिमिनल कोर्ट्स में इशू। तो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्या इशू करेगा? तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब अगर आप बात करें सीपीसी की, कोड ऑफ सीपीसी की बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें, तो सीपीसी जो है उसके अंतर्गत भी अपन देखते हैं कि सेक्शन नंबर 77 जो है वो किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 77 जो है वो यहाँ पर बात करेगा किसकी? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, विच कोर्ट इज एम्पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट अंडर सेक्शन 397 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि 397 के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो आपको ये समझना होगा कि सेक्शन 397 के अंतर्गत हम जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बात नहीं करते। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं आता, केवल और केवल यहाँ पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को एम्पावर्ड किया गया है। तो देखिए ए में भी सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, इसलिए ए हमारा आंसर नहीं होगा। सी में देखिए सुप्रीम कोर्ट है तो सी हमारा आंसर नहीं होगा। डी में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है तो डी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 397 395 सेक्शन नंबर 395 जो है वो तो किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 395 रेफरेंस की संबंधी बात करता है। यहाँ पर किसके प्रावधान है? रेफरेंस के प्रावधान है। और सेक्शन नंबर 397 जो है वो यहाँ पर बात करेगा रिवीजन की बात करता है। यानी कि ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 397, सेक्शन नंबर 397 में क्या होता है कि रिवीजन संबंधी बात होती है। और रिवीजन के लिए क्या होता है? रिकॉर्ड को मंगवाए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए तो रिवीजन की पावर, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो रिवीजन की पावर है वो किसके पास में नहीं है? रिवीजन की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है, जबकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में क्या होता है? रिवीजन की पावर होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केसेस की रिवीजन जो है वो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल अपन देखते हैं कि सीआरपीसी के अंतर्गत ये प्रोविजन है कि सीआरपीसी में केवल और केवल ये प्रोविजन है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उनके पास में रिवीजन की पावर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास में रिवीजन की पावर नहीं है। तो ये थे हमारे जेलों के पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।